होता है जिसका मतलब होता है लिविंग। साथ ही याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है, लिविंग होता है, जिसको हम लोग सजीव के रूप में जानते हैं। और जो लॉजी होता है ना साथी, ध्यान देना, इस लॉजी का मतलब ही होता है टू स्टडी। इस लॉजिक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखना, टू स्टडी यानी का अध्ययन। अब ध्यान देना, यहां से आप लोगों ने क्या चीज देखा मेरे साथी, आप लोगों ने यहां से क्या देखा कि विज्ञान की एक वैसी शाखा, हमारे विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग किस रूप में, तो साथी ध्यान देना, उसे हम लोग बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग की बातें हो रही है भाई कि बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन करते हैं, बट हाउ कैन आई बाइफरकेट दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग। हम कैसे इस चीज को अलग मतलब बता सकते हैं कि वो सजीव है और निर्जीव है, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान जो शब्द है ना, वो किसके द्वारा, तो लैमार्क व ट्रेवेलियस के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि दिस टर्म वाज गिवन बाय, दिस टर्म बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो शब्द जो दिया गया, ये जो शब्द जो दिया गया है वो किसके द्वारा, तो दो साइंटिस्ट हैं, जिन साइंटिस्ट को में हम बात करते हैं लैमार्क व ट्रेवेलियस के रूप में जानते हैं, जिनको हम लोग किस रूप में, तो लैमार्क व ट्रेवेलियस के रूप में जानते हैं। इस बात को ध्यान देना। और इन्होंने क्या किया था, तो इस बायोलॉजी शब्द को दिया था। भाई बायोलॉजी शब्द को तो दिया था, चलो ठीक है, बायोलॉजी में अध्ययन किसका करते, सजीव का करते, लेकिन कैसे बताएंगे कि वो सजीव है और ये निर्जीव है, और आप सजीव हो मैं निर्जीव हूं, अब मैं भी तो सजीव हूं ना, मैं इस चीज को प्रमाण कैसे कर सकता हूं भाई। प्रणाम सर, प्रयागराज की धरती से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हमारे जो महाराष्ट्र से भी देखते हैं, कुछ ऐसे हैं गुजरात से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो एक्चुअली क्या ना, बिहार के लोग बात करते हैं तो लगभग बहुत जगह और यूपी एमपी वाले तो हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, तो मिलते ही रहेंगे, है कि नहीं। तो साथी आप लोग जनवे करते हैं कि आप यहाँ तो कैसे हैं आप तो जनवे करते हैं, चलो ठीक है। तो साथी हम लोग बात करते हैं, संतोष कुमार सुमन, आप हमको कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है वो आप मेरे को सजेशन नहीं दोगे भाई। मेरे को पता है कि मेरे को कितना फास्ट चलना है और कितना स्लो चलना है कि नहीं। तो प्लीज आप मैं कोई भी साथी हो, बस आप लोग धैर्य पूर्वक, यकीनन मानो कि बायोलॉजी में आप लोग को पढ़ा दूंगा ना, एक आप छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर जरूर बन जाओगे। झोला छाप डॉक्टर बनाएंगे, नहीं कि जाके सर्जरी करने लगना, ऐसा नहीं। तो साथी ध्यान देना, हम बात करते हैं इस बायोलॉजी के बारे में। तो मैंने बोला कि बायोलॉजी का जो शब्द जो दिया गया था वो लैमार्क और ट्रेवेलियस के द्वारा 1805 में दिए गए थे। और ये जो एक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत में हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि वी स्टडी अबाउट लिविंग, बट हाउ कैन वी से दैट इज लिविंग और नॉट। हम लोग कैसे कह सकते हैं वो लिविंग है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमारे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। दोस्त ध्यान देना कि अगर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, ये जो सजीव के बारे में बात करते हैं, भाई सजीव कैसे हो सकते हैं, तो जो सबसे पहला कंडीशन होता है ना, उसका जो शरीर होता है वो सेल से यानी कि कोशिका से बना होता है। मेरे दोस्त ये जो कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, ये कोशिकाओं से बना होता है। अब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो याद रखना कि अब कैसे भाई, तो आपको पता है कि जो सेल होती है ना, बहुत सारी जो सेल हमारे बॉडी के अंतर्गत में लगभग लाखों अरबों की संख्याओं में क्या होती है, तो सेल पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उन कोशिकाओं के अंतर्गत में क्या होता है, तो डिवीजन होता है। आपको हम बताएंगे कि डिवीजन कैसे होता है, आपको मैं इस बात को प्रमाणित करूंगा ये डिवीजन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स में हमारे नहीं पूछे जाते हैं, बट हमारे नॉलेज के लिए काफी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में कि भाई चलो कोशिकाओं का विभाजन तो होता है हमारे शरीर में, बट कैसे होता है इसके बारे में भी समझेंगे। कुछ उससे क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आते हैं। अब यहां मैंने बोला कि जब कोशिकाएं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एक समान दिखती हैं और एक समान उनकी संरचना होती है। तो जो कोशिकाएं एक समान दिखती हैं और एक समान उसकी जो क्रिया होती है, कार्य होती हैं, उनकी जो समूह बनती है, उनका एक बंडल बनता है, और उन्हीं बंडल के माध्यम से किसका निर्माण होता है, तो टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। मेरे दोस्त उसी प्रकार बहुत सारे ऊतक कुछ एक प्रकार के कामों को करते हैं, और ये मिलने के बाद किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। और यही वो ऑर्गन है जो कि एक समान काम करते हैं, तो एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम लोग ऑर्गन सिस्टम यानी अंगतंत्र के रूप में जानते हैं।
और जब हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो अंततः जो है जाकर एक बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो शरीर का निर्माण हुआ है उसकी जो शुरुआत हुई है कहां से हुई? सेल से हुई है। यही रीजन है कि शरीर की रचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। और वहां पर लिखा हुआ था कि एक समान कार्य को भी करने वाले यानी कि क्रियात्मक इकाई हम लोग इसी को कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो बॉडी है ना, सजीव के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले सजीव कौन होते हैं? तो सजीव हम उसे कहते हैं जिनका जो शरीर होता है वो सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो ठीक है भाई, हम बात करते हैं सजीव के बारे में कि जिनका शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर यानी उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि उसके उदाहरण में कौन कौन से होंगे। तो बैक्टीरिया, साथ ही याद रखना कि जो बैक्टीरिया ना, जो जिसको हम जीवाणु कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत में आता है। हम बात करते हैं बैक्टीरिया के साथ साथ हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? दोस्त तो ध्यान देना, हम बात करते हैं जितने भी पादप हमारे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जितने भी जंतु, हम लोग क्या है भाई? तो हम लोग जानवर हैं। हमारी बायोलॉजी कहती है कि हम जानवर हैं तो हैं, हम जानवर हैं तो हैं, इस बात को ध्यान देना। उसके बाद हम बोल सकते हैं जितने भी कवक इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जितने भी शैवाल इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, दैट्स ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ सेलुलर बॉडी, यानी इन सब का जो शरीर होता है ना, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन यहां पे हमारी बातें साथ ही याद रखना कि एक चीज और है कि मैं बात करता हूं कि भाई चलो ये तो हमारी कोशिकाएं से मिलकर बनी है, मैं कोशिका से मिलकर बना हूं, लेकिन ये किससे मिलकर बना है? क्या ये कोशिका से मिलकर बना है? ये पेन है भाई? तो नहीं। साथ ही ध्यान देना कि हम बोल सकते हैं कि वैसे, मैंने क्या बोला कि वैसे जीव जिनका जो बॉडी होता है सेल से मिलकर बना हुआ नहीं होता है, बल्कि किससे मिलकर बना होता है? एटम से, यानी कि परमाणु से मिलकर बना होता है। बाप रे बाप, ध्यान देना भाई, परमाणु से मिलकर बना होता है ना, उससे हम लोग किस रूप में? तो उससे हम लोग नॉन लिविंग के रूप में जानते हैं। यानी कि जो मेरे हाथों में पेन है, आपको पता है कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, अब फिर भी कलम संभाले। तो ये जो कलम है, ये कलम को संभालने वाले तो मैं हूं, बट मैं किसका बना हुआ है? तो सेल का बना हूं। लेकिन ये जो कलम है वो एटम का बना है। इसका मतलब ये है कि हमारा नॉन लिविंग है। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा नॉन लिविंग है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो एटम से मिलकर बने हो, दैट इज नॉन लिविंग, एंड जिस जो सेल से मिलकर बने हो वो हमारे क्या होते हैं? तो लिविंग होते हैं। देखो यहां पर एक बहुत ही अच्छा और एग्जांपल्स आता है जो कि एक्सेप्शनल के रूप में जाने जाते हैं हम लोग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा एक्सेप्शनल है। अब वो एक्सेप्शनल में क्या है भाई? जैसे हम बात करते हैं वायरस के बारे में, मेरे दोस्त याद रखना, जो वायरस होता है ना, यह एक प्रकार का असेलुलर होता है, असेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यह एक प्रकार का असेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का अकोशिकीय जीव होता है। मेरे दोस्त इस चीज को ध्यान देना, यह एक प्रकार का कैसा जीव होता है? तो यह एक प्रकार का अकोशिकीय जीव होता है। लेकिन जैसे ये वायरस हमारे बॉडी के अंतर्गत में आता है, जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, ये कोरोना वायरस ने हमें बर्बाद भी किया है और किसी को आबाद भी किया है। हमें तो बर्बाद किया भाई, मैं इस बात को जानता हूं। तो ध्यान देना कि जो कोरोना वायरस था, ये जो कोरोना वायरस था, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो हमारा वायरस यानी कोरोना जो हमारे बॉडी के अंदर जाता था ना, तो ये अपने अंदर क्या करता है? तो अपने अंदर ग्रोथ करने लगता है, अपने अंदर ग्रोथ करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। और ये कहां से? तो जब होस्ट कोशिका में, यानी कि हमारी जो कोरोना जो वायरस था, उसके लिए हमारी जो कोशिका थी वो क्या थी भाई? यानी हमारी जो बॉडी थी एक प्रकार की पोषित कोशिका के रूप में काम किया। और पोषित कोशिका के रूप में जैसे पोषित कोशिका के रूप में काम करता है, और जैसे हमारे शरीर में, साथ ही ध्यान देना, आपको मैंने एक चीज यहां पे बोला था कि जो जीव कोशिका से मिलकर नहीं बने होते उसको हम लोग अकोशिकीय कहते हैं, यानी वो एक प्रकार के निर्जीव होते हैं। लेकिन ध्यान देना कि जैसे ही हमारी कोशिकाओं में, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, यानी किसी भी पोषित कोशिका के अंदर जाता है ना, अब भाई पोषित कोशिका किसे कहते हैं? होस्ट सेल किसे कहते हैं? अगर हम बात करें तो ध्यान देना, बात करते हैं कि पोषित कोशिका हम किसे कहते हैं? तो वैसी कोशिका जिसके अंदर वायरस जाकर क्या होती है? तो अपने आप को ग्रोथ करती है। जैसे कोरोना वायरस के लिए हमारी बॉडी जो थी एक प्रकार की पोषित कोशिका हमारी बॉडी थी, क्योंकि उस कोरोना वायरस ने हमारे अंदर एंट्री करके अपने आप को ग्रोथ करने लगा था। इस बात को ध्यान देना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पोषित कोशिका में आने के बाद ये ग्रोथ करने लगा, और ये ग्रोथ करने के बाद ये अपने आप को एक
नई प्रवृत्ति को देने लगा, जिस प्रवृत्ति को हम लोग सजीव के रूप में जानते हैं। और साथ ही ध्यान देना, यही रीजन है कि जो वायरसवा है ना, ये जो वायरस है, इसे हम लोग किस रूप में, तो इसको हम नॉन लिविंग तथा यानी बोल सकते हैं कि जो इसके निर्जीव पार्ट होते हैं, नॉन लिविंग यानी बात करें निर्जीव तथा हम बात करते हैं कि सजीव जो होते हैं ना, इन सजीव के बीच संयोजन कड़ी के रूप में जाना जाता है। बीच की संयोजन कड़ी होता है। बीच की क्या होती है, तो संयोजन कड़ी होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, जिसको हम लोग किस रूप में, तो जिसको हम लोग इस वायरस के रूप में जानते हैं। मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, याद रखना कि जो वायरस की हम बात करते हैं, ध्यान देना कैसे अपने आप को ग्रोथ करता है। तो ये जो ग्रोथ करता है ना, इसके अंतर्गत में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो कि कैप्सिड कहलाते हैं, और ये किसके बने होते हैं भाई, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, इस बात को ध्यान देना। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो वो क्या होते हैं, तो ये डीएनए होते हैं। जो डीएनए एक प्रकार डीएनए होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि आरएनए, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है मेरे दोस्त, इस बात को आप लोग याद रखना। तो इनकी वजह से ये क्या होते हैं, अपने आप को ग्रोथ करने लगते हैं, और जब ग्रोथ करते हैं तो एक प्रकार के सजीवों के रूप में काम करने लगते हैं। इसलिए सो वी कैन से दैट दिस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे एक प्रकार के कनेक्टिव लिंक होते हैं, किसके बीच से, तो सजीव और निर्जीव के बीच के रूप में। तो यहां से आप लोगों ने चीजों को देखा भाई, समझा। अभी तक मैंने बोला कि अगर मान लो कि ऑप्शंस में देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अकोशिकीय जीव है, और ऑप्शन में यानी कि दे देता है, क्वेश्चन पूछता है कि अकोशिकीय जीव है, और ऑप्शन में बैक्टीरिया, पादप, वायरस देगा, तो आप क्या बताओगे, तो वायरस बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओ भाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा कि सर मेरे कमेंट्स में, आप सबके कमेंट्स को देखने लगो ना तो यकीनन मानो कि आपके कमेंट्स में नहीं देख पाऊंगा। उसके बाद आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर सिलेबस पहले लिखवा दीजिए। भाई मेरे को पता है, अगर आप सेशन को लास्ट करेंगे और लास्ट में जाएंगे ना, तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैं ऑलरेडी जो है क्लासेज कर रहा हूँ। देन अगर आप क्लास कर रहे हो, आप लोग इस चीजों को समझ चुके हो ना, तो प्लीज यू कैन स्किप, बट यहाँ पे पढ़ लोगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, हो गया। स्वाति सिंह, मैं बोल चुका ना कि जो सिलेबस आपको सिलेबस में लिखाऊंगा भाई, सिलेबस इसके जस्ट बाद बताऊंगा सर, हिंदी में। हाँ बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, ओके राजा जी। राजा जी, मादरा उचीहा, चूहा क्यों नहीं रिजो, सेल के अंदर क्या होता है, पढ़ लो यार, पहले पढ़ लो भाई, कुछ पढ़ लो यार। पढ़ लोगे तब तो क्लियर होगा ना, जब क्लास छोड़ेंगे तब क्लियर होगा कि हम क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। हे प्रभु, हे हरिनाम, ये क्या हुआ। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, और वही होगा जो आप चाहते हो। ओके, मैंने बोला कि जो सबसे पहले वह जीव जिनकी जो बॉडी होती है सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ना, उससे हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग सजीव के रूप में जानते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं भाई, सेल के अंतर्गत में होता है क्या। चलो भाई उसकी बातों को बता देते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि सेल के अंतर्गत में प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। भाई प्रोटोप्लाज्म जिसको हम लोग किस रूप में, तो जिसको हम लोग जीवद्रव्य के रूप में जानते हैं। याद रखना, जो जीवद्रव्य होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग किस रूप में, तो एक को हम लोग किस रूप में, साथ ही याद रखना उसको हम लोग ठोस भाग के रूप में जानते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, तो उसके जो सॉलिड पार्ट होते हैं, और एक जो होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो द्रव भाग यानी उसको हम लोग लिक्विड पार्ट के रूप में जानते हैं। साथ ही ध्यान देना, उससे पहले हम लोग चीज को जानेंगे कि जो कोशिकाएं होती है, यानी कि उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो जीवद्रव्य पाया जाता है, इसकी जो खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो करने वाले वैज्ञानिक है, उन्हें हम लोग किस रूप में, तो उन्हें हम लोग पुरकिंजे के नाम से जानते हैं। तथा इसके जो नामकरण किया था, उस नामकरण करने वाले वैज्ञानिक को हम लोग किस रूप में, तो डुजार्डिन के रूप में जानते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। साथ ही याद रखना, इस प्रोटोप्लाज्म का जीवन का भौतिक आधार भी कहा गया है। इस प्रोटोप्लाज्म का जीवन का भौतिक, हम बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार भी कहा गया है, फिजिकल बेस के रूप में इसको जाना जाता है। और किसके द्वारा, तो हैक्सले के द्वारा कहा गया था। हैक्सले, हम बात करते हैं कि हैक्सले के द्वारा कहा गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। मैंने बोला किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म। आप लोगों ने क्या देखा कि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत में दो पार्ट होते हैं, एक ठोस भाग होता है, एक द्रव भाग होता है। ठोस पार्ट के अंतर्गत में हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी इस कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग बोले तो हम लोग बात करते हैं कि सेल ऑर्गन, जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं ना, उस सभी के सभी जो है इसके एक प्रकार के सॉलिड पार्ट होते हैं, जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सभी के सभी एक प्रकार के क्या होते हैं, तो उसके कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन होते हैं। वही द्रव भाग में इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग किस रूप में, तो एक को हम लोग कोशिका द्रव के रूप में जानते हैं, यानी एक को हम लोग किस नाम से, तो एक को हम लोग
प्लाज्म के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा होता है साथ ही उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। मैंने बोला कि दूसरे को हम लोग किस रूप में, केंद्रक द्रव, यानी दूसरे को हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्म के रूप में जानते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और साथ ही अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे कोशिका द्रव प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किससे किससे होता है, तो याद रखना इन्हीं सभी से निर्मित हमारा एक पार्ट होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और उससे हम लोग किस रूप में, उससे हम लोग जीवद्रव के रूप में जानते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा भाई कि जो हमारी जो शरीर है, यानी कि वैसे जीव जिनकी कोशिकाएं, जिनका जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, तो आप लोग जन्मे न करते हैं जी, उसको सजीव कहते हैं। और उससे सेल के अंतर्गत में क्या होते हैं, जीवद्रव। जिस जीवद्रव की खोज और नामकरण और उसको जो है जीवन का भौतिक आधार हैक्सले के द्वारा जो कहा गया था, तो ये जो जीवद्रव पाए जाएंगे जिसके दो भाग होते हैं, ठोस भाग और द्रव भाग, और ठोस भाग में उसके सेल ऑर्गन होते हैं, उसके साथ साथ हमारे द्रव भाग के अंतर्गत में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव होते हैं। और इन सभी को मिलाकर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार, याद रखना, इन सभी को मिलाकर क्या होता है, तो हमारे इस प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। तो यहां से आप बातों को समझ सकते हैं कि हमारे वैसे जीव जो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं भाई कि उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये उन कोशिकाओं के अंतर्गत में क्या होता है, तो उस पर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। उसे हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग सेल के रूप में, यानी सजीव के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग बातों को समझिए। और हाँ, नोट करने की बातें हैं तो आपके पास आज की पीडीएफ जो जाएगी, मैं आप लोग को, आप अपनी भाषा में आप चीजों को नोट करते रहेंगे, आपके पास बोर्ड पीडीएफ जाएगा, तो उसको भी याद कर, यानी उसके माध्यम से आप लोग चीजों को नोट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान देना कि मेरे नोट्स को जरूर बनाना आप। अगर आप प्यार मोहब्बत यानी कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स को बनाओगे ना, मेरे दोस्त रियली बता रहे हैं कि आपकी जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाली है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अरे एक सीरीज से लिख रहे हैं भाई, इसको लिखो उसके बाद फिर इसे लिखो ना। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटोप्लाज्म होते हैं इनके अंतर्गत में। और तीसरा हम लोग बात करते हैं, मैं आप लोग से तीसरा बात करता हूँ कि साथ ही याद रखना कि जो जीव क्या करते हैं, तो जो जीव पोषण को धारण करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, तो उन लोग सजीव के रूप में जानते हैं। जैसे बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में बात करते हैं भाई कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, हमारे बॉडी के अंतर्गत में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इस बात को ध्यान देना। और उन क्रिया को करने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर ऊर्जा ना रहे ना, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी हम देते हैं। यहां तक कि हम सो भी नहीं सकते हैं। अगर आपको पता है कि रात को बिना खाए सोते तो नींद नहीं आती, क्यों, तो पेट में कुलकुली मचता है, इस चीज को ध्यान देना। तो दैनिक जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को धारण करना होता है। और उसी पोषक तत्वों को धारण करना ही क्या कहलाता है, तो पोषण कहलाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। मेरे साथ ही याद रखना कि जो पोषण के बारे में बात करते हैं ना, ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, ये पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग स्वपोषण के रूप में जानते हैं, एक को हम लोग स्वपोषण कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग पर पोषण कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग हेटरोट्रोफ न्यूट्रिशन के रूप में जानते हैं। साथ ही याद रखना कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उससे हम लोग स्वपोषण के रूप में जानते हैं। जैसे कि हरे पादप के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके माध्यम से वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ हम बोल सकते हैं कि साथी सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ हम बोल सकते हैं कि, और ये करते क्या है भाई, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके साथ साथ एक और जो जीव है जिसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग किस रूप में, मेरे दोस्तों याद रखना, उसे हम लोग नील हरित शैवाल के रूप में जानते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान देना साथी। और पर पोषण के रूप में कौन कौन होते हैं, तो कवक, जितने भी कवक होते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि साथी याद रखना कि जितने भी जंतु है ना, वो जंतु हम भी हैं, आप भी हैं, वो सभी के सभी एक प्रकार के क्या है, तो पर पोषण है। तो वैसे जीव जिनका जो शरीर होता है कोशिका से मिलकर बना होता है, वैसे जीव जिनकी कोशिकाओं के अंतर्गत में प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, वैसे जीव जो कि क्या करते हैं कि पोषण को धारण करते हैं, वो सभी के सभी हमारे एक प्रकार के क्या कहलाते हैं, तो सजीव कहलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना।
उससे हम लोग किस रूप में, तो उससे हम लोग सजीव के रूप में जानते हैं। इस बात को याद रखना। और वो एक प्रकार के सजीव होते हैं। भाई हमने क्या किया कि खाया, और खाए तो क्या करेंगे भाई, तो पचाएंगे। यानी वैसे जीव जो डाइजेशन की प्रक्रिया को करते हैं। ये डाइजेशन क्या होता है मेरे दोस्त, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखना, हमारे शरीर की एक वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत में जटिल भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में बदला जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग किस रूप में, जिसे हम लोग पाचन के रूप में जानते हैं। साथ ही ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं भाई पाचन क्या होते हैं। तो मैंने बोला अगर देखो इस सब के एक चैप्टर है, पोषण एक चैप्टर है हमारा, और जब पोषण पढ़ेंगे तो हम लोग पाचन भी पढ़ेंगे। सबका एक एक चैप्टर है, इन सबका एक एक चैप्टर है, और उन चैप्टर के माध्यम से चीजों को कंप्लीट करेंगे कि इसके मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो यू डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और उम्मीद करेंगे ना, मैं यही बोलता हूँ साथी कि जितनी भी हमारी क्लासेज होंगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बस आप लोग धैर्य पूर्वक पढ़ो। आप लोग कमेंट करना बंद करो यार। कुछ लोग कमेंट करें सर बाइलिंगुअल, सर कुछ लोग कमेंट सर याद करने का कोई ट्रिक बताइए ना। वाह रे बोका, ट्रिक बताए हम, याद करना पड़ेगा, मन से पढ़ोगे तब। इसको कोई घोल कर पिलाने वाला चीजें नहीं है, ठीक है। तो पाचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक हमारा चैप्टर है जिसमें हम लोग पाचन के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। पोषण हमारा एक चैप्टर है, जिसे हम लोग पढ़ा कि जो सेल है ना, ये जो सेल के बारे में बात करें, सेल हमारा एक चैप्टर है भाई, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी, आप बहुत ही अच्छा से एक नोट्स बना लोगे। एक बार यकीनन मानो, ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इस चीज को ध्यान देना थोड़ा। चलो आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहोगे, रिप्लाई करते रहेंगे, पता चलेगा कि समय तो मिला 1 घंटे का, और 1 घंटा में 15 मिनट, इसी में 20 मिनट लग जाएगा, तो फिर क्या होगा। चलो पहले चलो आगे बात करते हैं पाचन की प्रक्रिया। वैसे जीव जो पाचन की प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो कि श्वसन की यानी कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करते हैं, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करते हैं, उससे हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग सजीव के रूप में जानते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है भाई, तो ध्यान देना कि कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर बात करते हैं भाई, कि कोशिकीय स्तर पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, और जुड़ने के पश्चात CO2 H2O और ATP के रूप में ऊर्जा की प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग श्वसन के रूप में जानते हैं। तो ध्यान देना कि वैसे जीव जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, उन कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म तो हो गया भाई, उसके साथ साथ वो पोषण को धारण करते हो। उस पोषण को धारण करने के बाद वो जो है अपने, मैंने बोला कि पाचन की प्रक्रिया करते हो, पाचन की प्रक्रिया करने के बाद वो क्या करते हैं भाई, तो श्वसन की प्रक्रिया करते हो। तो ये सभी के सभी जीव जो है एक प्रकार के सजीव कहलाते हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो छठा कंडीशन हो गया कि वे जीव जो कि उत्सर्जन करते हो। उत्सर्जन बोले तो यानी कि वैसी प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत में अपने अंदर जो बनने वाली जो बेकार के भोज्य पदार्थ, सॉरी बेकार के जो मटेरियल्स होते हैं, जो बेकार का मटेरियल होता है, उस मटेरियल को क्या करते हैं, तो शरीर से बाहर निकालते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन के रूप में जानते हैं। उत्सर्जन हमारा एक चैप्टर है भाई, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उत्सर्जन हमारा क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं जो सत्वा कंडीशन होगा, वैसे जीव जो अपने अंदर ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। भाई ग्रोथ, आप लोग ध्यान देना, हम बात करते हैं कि हमारा जो शरीर होता है ना, जब पैदा हम होते हैं, या फिर आप भी जब पैदा हुए होंगे, तो ऐसा नहीं कि हम लोग जिस शेप में आज दिख रहे हैं उस शेप में पैदा हुए होंगे। हमारी जो बॉडी होगी उसका शेप बहुत छोटा होगा, उंगलियां छोटी छोटी होंगी, मतलब सब कुछ छोटी छोटी होंगी, दिमाग भी छोटा होगा। आज तो दिमाग बहुत बढ़ गया ना, कि बैठे बैठे क्या क्या सोच लेते हो कि एक देश का, हम एक दिन हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाता ना, तो यही होता है कि हम पूरे पाकिस्तान को बेच देते, पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते और हड़प लेते। मतलब ऐसे ऐसे दिमाग में आते, पहले नहीं आते थे, भले बस यही आते थे जो मिल गया सो खाओ और खेलो। तो ध्यान देना साथी, ये जो बात कर रहे कि वे जीव जो अपने अंदर ग्रोथ को लाते हैं, यानी कि जो वृद्धि करते हैं, उससे हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग सजीव के रूप में जानते हैं। जो उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, पोषण धारण करते हैं, जिनका शरीर सेल से बना होता है, वो सभी के सभी। और साथ ही याद रखना कि वे जो जीव जो अपने जैसे प्रजातियों को क्या करते हैं, तो जन्म देते हैं, यानी रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रकृति को अपनाते हैं, उसी को हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग सजीव कहेंगे।
उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग सजीव कहेंगे भाई, इस बात को ध्यान देना। तो ये सभी के सभी एक प्रकार के हमारे कंडीशंस है, और इन कंडीशंस, जितने भी 8 कंडीशंस मैंने लिखवा रखा है, इस 8 कंडीशंस में से लगभग मिनिमम अगर किसी में 3 से 4 गुण मिल रहे हैं ना, वो साथ याद रखना, उससे हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग इस पाचन यानी कि उसे हम लोग सजीव के रूप में जानते हैं। और उसी सजीवों का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान की शाखा होती है, जिसको हम लोग किस रूप में, तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के रूप में जानते हैं। और ध्यान देना, जो जीव विज्ञान जो शब्द है, दैट वाज प्रपोज्ड भाई, वो किसके द्वारा दिया गया था भाई, तो लैमार्क व ट्रेवेरेनस नामक व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो ये जो कहानियां हमारी चल रही थी, सजीवों के बारे में बात कर रहे थे, बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि बायोलॉजी की इतनी कंडीशंस आप लोगों को समझ में आई होंगी, सजीवों की इतनी कंडीशंस आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करना भाई, एक बार सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे, बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं और कौन कौन होते हैं, इसके बारे में बताना है। सभी लोग एक बार कमेंट करना मेरे साथी कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के ब्रांचेज के बारे में, तो ध्यान देना साथी, हम बात करते हैं कि कितनी ब्रांचेज होती है इस बायोलॉजी के। अगर हम बायोलॉजी की हम बात करते हैं, इस बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, तो ध्यान देना, हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे जनरली बात करें तो बायोलॉजी के लगभग लगभग जो है 55 से प्लस ब्रांचेज हैं, 55 प्लस ब्रांचेज है हमारी इस बायोलॉजी के। जैसे हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि हमको सेल के बारे में अध्ययन करना है ना, तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। मेरे को पता है कि आप 2 या 3 बताओगे, उससे ज्यादा नहीं बताओगे, लेकिन मैं सुनो मेरी बातों को। अगर मान लो कि आपका कहने का मतलब है कि सर बायोलॉजी की 2 ब्रांच होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग बोटनी कहते हैं, एक को हम लोग बोटनी जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो दूसरा होता है उसको आप लोग कहोगे कि सर उसको तो जूलॉजी है, जूलॉजी यानी कि उसको हम लोग जंतु विज्ञान के रूप में जानते हैं। लेकिन ध्यान देना कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको हम लोग तो पादप में रखेंगे ही, वनस्पति में रखेंगे, और उन्हीं के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और साथ ही ध्यान देना कि जंतु का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा जूलॉजी कहलाती है। लेकिन अगर बात करो कि हमको अगर अध्ययन करना होता है वायरस के बारे में, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, क्या प्लांट में जाएंगे या फिर एनिमल में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। प्लांट भी जाएंगे या एनिमल में जाएंगे, तो कहीं नहीं जाएंगे, इस चीज को ध्यान देना। तो वहां से गड़बड़ हो जाते हैं। हम बात करते हैं कि अगर हमको बैक्टीरिया के बारे में बात करना होगा तो कहाँ जाएंगे, तो ये अलग अलग ब्रांचेज हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि हमारे बायोलॉजी में लगभग कितनी ब्रांचेज है, तो लगभग 55 से भी ज्यादा ब्रांचेज है। बट उन ब्रांचेज में हमको लगभग यानी कि मेनली हम लोग को 4 ब्रांचेज के बारे में बात करना है। एक बोटनी है, दूसरा जूलॉजी है, तीसरा हम बात करते हैं, तीसरे को हम लोग माइक्रो बायोलॉजी के रूप में, जो तीसरा होता है साथ ही याद रखना, उसको हम माइक्रो बायोलॉजी के रूप में जानते हैं, जिसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं भाई, इस बात को ध्यान देना। और जो चौथा होता है ना मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखना, चौथे वाले को हम लोग किस रूप में, जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। जेनेटिक्स वो हमारा क्या होता है भाई, जिसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुवांशिकी कहते हैं, इस चीज को ध्यान देना। और इसी तरह हम बोल सकते हैं कि मेनली हम लोग को ऐसे ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 4 ब्रांचेस के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से पढ़ना है। हम बात करते हैं भाई कि ये जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है अलग अलग, अब जिसमें वनस्पति विज्ञान, इसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा, तो एक साइंटिस्ट है, जिस साइंटिस्ट को हम लोग थियोफ्रेस्टस के रूप में जानते हैं। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, तो इसके बारे में सबसे पहली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में अध्ययन किया था, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ, ध्यान देना, उस पुस्तक को हम लोग किस रूप में, उस पुस्तक को हम लोग हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम के रूप में जानते हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत में लगभग उन्होंने 500 प्रजातियों के बारे में, पादप की 500 प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद उसमें वर्णन किया है। इसलिए यही रीजन है कि वनस्पति विज्ञान के पिता यानी कि उनके पापा, उनके फादर यानी उनके किसको, उसके जनक, पिता, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जनक होते हैं ना, उस जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना, उस साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेस्टस। उन्हें हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग थियोफ्रेस्टस के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार जंतु विज्ञान के भी जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। ध्यान देना, यहाँ पे बातें को बहुत ही अच्छे से बातें को हम बताएंगे। अरस्तु, जिसको हम लोग एरिस्टोटल के रूप में जानते हैं। साथ ही याद रखना कि ये जो हम बात कर रहे हैं अरस्तु के बारे में,
इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। इस पुस्तक के बारे में इन्होंने लिखा था और उन्होंने कहा, और उन्होंने इस बुक में लगभग 2500 से भी ज्यादा प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन को धारण खुद स्वयं कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, जिसको हम स्वपोषी कहते हैं। और वो कौन होते हैं? हरे पादप, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, वो कवक, शैवाल जितने भी है ना, उन सबको हम लोग इसके अंतर्गत में अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अलावे भी हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, जानवर हैं, और उनको अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हम लोग जूलॉजी के रूप में जानते हैं। जिसके जनक, जिनके पप्पा, जिनके पिता, हम बात करते हैं कि इनके जो जनक है, जनक के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो इनके पिता है ना, इन पिता के रूप में लोग किसको जानते हैं? तो याद रखना, वो अरस्तु महोदय को जानते हैं हम लोग। साथ ही ध्यान देना कि ये जो अरस्तु महोदय के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं को जाना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया, जिसमें उन्होंने 2500 से भी ज्यादा, 2500 5000 बोला जाता है कि उससे भी ज्यादा क्या किया था, इन्होंने प्लांट के बारे में, सॉरी, जीवों के बारे में अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद इसमें वर्णन किया था। लेकिन लास्ट में एक बात को और लिखा था, लास्ट में एक बात को ये लिखे थे कि अभी तक बहुत से ऐसी जाति हैं, प्रजाति, जिनके बारे में हमने अध्ययन नहीं कर पाया, यानी उनका भी अध्ययन अधूरा रह चुका है। इसका मतलब यह है कि जो जंतु जगत है ना, हमारे इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा समूह है। और उनके फादर कौन, उनके पापा कौन, उनके डैडी कौन? तो याद रखना, अरस्तु महोदय। जब उनके डैडी अरस्तु है और ये बहुत बड़ा संघ है ना, इन्हीं के सम्मान में, इसी के सम्मान में क्या कहा जाता है कि जो हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है, बात करते हैं भाई किसके बारे में? जो बायोलॉजी के बारे में। तो जो बायोलॉजी के पिता के बारे में बात करते हैं ना, उन्हीं के सम्मान में, इनके डैडी के रूप में किसको जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। साथ ही इस बात को ध्यान रखना, उसी के पिता, उन्हीं के सम्मान में इसके पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने चीजों को देखा। अब हम बात करें कि अरस्तु को क्यों कहा जाता है, वहां पे बायोलॉजी के पिता, आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मेरे दोस्त याद रखना माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग वैसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं, उनकी आकृति बहुत ही माइक्रो होती है। उससे हम लोग किस रूप में? उससे हम लोग ल्यूवेनहॉक, उससे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उससे हम लोग ल्यूवेनहॉक के रूप में जानते हैं। और यही उनके कौन है? तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ही, इनके जो पिता है, इनके पिता के रूप में, इनके जनक के रूप में, इनके पिता यानी कि जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो साथ ही याद रखना, वो वैज्ञानिक है जिस वैज्ञानिक को हम लोग किस नाम से? तो ल्यूवेनहॉक के नाम से जानते हैं। सेम उसी प्रकार इनके जो पिता है भाई, यानी कि सबसे पहले अनुवांशिकी के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? इनके पिता और जनक के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम है मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे का, मटर के बीज के ऊपर अपना प्रैक्टिकल किया था और प्रैक्टिकल के माध्यम से उसके बारे में अध्ययन बताया था, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेज और 4 ब्रांचेज के बारे में आप लोगों ने देखा। ये जो 4 ब्रांच और 4 ब्रांच के पप्पा कौन है, पिता कौन है, डैडी कौन है, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों ने देखा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे अपनी, यानी कि यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करना। चलो आपके कमेंट्स को ले लेता हूँ थोड़ा। हाँ, ग्रेगरी जवाहर मेंडल उनको बोलते हैं, वैशाली की पावन धरती से प्रणाम है, आपको भी प्रणाम है विजय कुमार जी, ठीक है। सर बोर्ड पीडीएफ ग्रीन रखिए, चलो ठीक है, ग्रीन रखा जाएगा। नीतीश कुमार ब्यूटी बोलने की कोई एजुकेटर जवाब नहीं देता, आपके जैसे लोग बहुत हजार हैं, ठीक है। अब पॉलिटी की क्लास नहीं चलता है तो इसका जिम्मा हम लिए हैं, एक बार कॉल करो वहां पे। इसका जिम्मा बस हम ये लिए हैं कि बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मेरे को बस पता होता है कि बायोलॉजी की क्लास कहाँ चल रही है, क्यों नहीं चल रही है। मेरे को ये नहीं पता कि किसने खाना खाया और किसने जो है खाना खा के निकाला। आई डोंट नो, अजीब अजीब हाल है भाई। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में लिवेनहॉक को जाना जाता है। चलो भाई, यहाँ तो कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करना, अदरवाइज ऑल क्लियर करना। फिर हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? तुम लोग सिलेबस के बारे में बात करने कि कौन कौन से सिलेबस होने वाला है। ग्रेगरी जोहान मेंडल होता है, मोहित लाल गौतम, ग्रेगरी जोहान होते हैं, मेंडल। चलो ठीक है, डायलॉग के बारे में आपको भी, आई एम इंडियन, ओके इंडियन,
हाँ, अब अनिकेत पूछ रहा है कि हिस्ट्री क्लास कब से स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी का क्लास कब से स्टार्ट होगा। सब कुछ पूछ लो हम ही से, और कुछ पूछना होगा तो नहीं पूछेगा। चलो ठीक है, प्रतिभा पटेल आपको यहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। सर अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा भाई। और कुछ डाउट यहाँ पर? ऑल क्लियर, एक बार सभी लोग अगर ऑल क्लियर तो एक बार सभी लोग तो आप थंब करना। ठीक है, कॉल नहीं लेते तो उसका जिम्मा मैं नहीं लिया हूँ, ठीक है। कॉल नहीं लेते तो उसका भी जिम्मा मैं नहीं लिया हूँ। और जो जो क्लास नहीं चलो, क्लास चलेगा भाई, धीरे धीरे। आपको लगता है कि आपके एक बैच है, बहुत सारे बैचेज हैं, और उनको आपका अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा को जताया है, अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा को जताया है और मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि आपके भरोसा पे खरे उतरूं। और अगर पॉलिटी क्लास, हिस्ट्री क्लास, ज्योग्राफी क्लास नहीं हो रही है तो होगी, डोंट वरी। केमिस्ट्री क्लास नहीं हो रही तो होगी, वेट तो करो यार, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा, ए4 पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ लिखा जाएगा। और आप साथ में लिख भी सकते हैं, जैसे जैसे मेरी बात को सुनिएगा ना, अगर आप कंसंट्रेशन बना के पढ़ाई करेगा तो साथ में लिख भी सकते हैं। आपको लिखने के लिए टाइम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बहाने होते हैं, ये बहाने होते हैं कि सर लिखने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। भाई हमारा सिलेबस क्या है? तो टॉप हमारा सिलेबस होगा, सिलेबस हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और सिलेबस के साथ हम लोग अपने नए सिलेबस की शुरुआत कल से करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा नोट करेंगे कौन कौन से इसके सिलेबस है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, हम लोग साइटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी हम हिंदी में लिख देते हैं कोशिका विज्ञान। सबसे पहले हम लोग सिलेबस में बात करने वाले किसके बारे में, तो कोशिका विज्ञान के बारे में, यानी हम लोग बात करेंगे साइटोलॉजी के बारे में। ध्यान देना, ये आपकी जो बैच है इसके अंतर्गत में जो जो इंपोर्टेंट होगा उसी चैप्टर को पढ़ा जाएगा, बाकी के वजह चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद बात करते हैं कोशिका विज्ञान एंड साइटोलॉजी की बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, साथ ही ध्यान देना, हम लोग बात करेंगे हमारे मानव तंत्र के बारे में बात करेंगे, मानव तंत्र के बारे में बात करेंगे, मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और इस ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो इस ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले पोषण के बारे में। इस ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत पोषण पढ़ेंगे। पोषण के बाद हम लोग बात करेंगे पाचन के बारे में। पाचन के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, श्वसन के बारे में। श्वसन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो साथ ही ध्यान देना, उसके बाद हम लोग परिसंचरण के बारे में बात करने वाले हैं। परिसंचरण, परिसंचरण के बाद हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, साथ ही याद रखना कि परिसंचरण के बाद हमारी जो कहानी चलेगी उत्सर्जन की कहानी चलेगी। उत्सर्जन के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कंकाल के बारे में, कि हमारी कंकाल यानी हमारे शरीर का बनावट कैसे हुआ। कंकाल के बाद हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, तो साथ ही ध्यान देना, उसके बाद हम लोग अंतःस्रावी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सभी हॉर्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी, उस अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र होते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हमारी कौन से हो गए भाई, तो एक तंत्रिका तंत्र होता है, इसको भी भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तंत्रिकाएं होंगी, तो ये इतने हमारे मानव सिस्टम है, यानी कि हाँ मानव के तंत्र है। चलो भाई, आप लोग को इस बारे में जनन भी पढ़ा, प्रजनन भी पढ़ा देता हूँ, कि प्रजनन कैसे कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे दूसरा चैप्टर हो जाएंगे, यानी बहुत बड़ा चैप्टर हमारा यही है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं मानव रोग के बारे में। साथ ही याद रखना, हमारे शरीर में जो जो विकार होती हैं उन रोग के बारे में बात करेंगे। जो चौथा होगा साथ ही, उसमें हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकी के बारे में। ये हमारा जेनेटिक्स होगा, चौथा में जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन डिजीज, सॉरी जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ये हमारा जेनेटिक्स होगा। और ये हमारा ह्यूमन डिजीज है, ह्यूमन डिजीज। फिर हम लोग बात करने वाले हैं जो पांचवा अनुवांशिकी हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे पादप के बारे में आ जाएंगे, कि पादप आकारिकी हो गया। जिस पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मार्फोलॉजी जिसको बोलते हैं, पादप आकारिकी जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसको हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी के रूप में जानते हैं। जिस प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में, जड़ के बाद हम लोग पढ़ेंगे तना के बारे में, तना के बाद हम लोग बात करेंगे पत्ती के बारे में, पत्ती के बाद हम लोग बात करेंगे फूल के बारे में,
और उसी फूल के बाद हम लोग बात करेंगे फल के बारे में। तो ये एक एक करके फूल और फल, फ्लावर एंड फ्रूट्स के बारे में, सबके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है पप्पू, पापू, कौन बैच में हो तुम? ये बताओ कौन बैच में क्लास चल रहा है? जिस बैच में वो क्लास चल रहा है वही बैच है आपका। ठीक है पापू, पपुआ। तो ध्यान देना कि कोशिका विज्ञान मानव तंत्र में ये सब पढ़ेंगे, फिर मानव रोग पढ़ेंगे, अनुवांशिकी पढ़ेंगे, पादप अकारिकी पढ़ेंगे। हाँ, पादप अकारिकी के बाद हम लोग बात करेंगे पादप कारिकी के बारे में। पादप कारिकी हमारे कौन कौन से होता है? जिस पादप कारिकी में हम बात करते हैं कि पादप में श्वसन कैसे होता है, श्वसन। उसके बाद बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण के बाद हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, ये सब हमारे कारिकी हैं। हाँ बिल्कुल मोनी कुमारी, यू कैन। ठीक है, तो ये हमारे एक प्रकार के इतने चैप्टर्स हैं और इनके बारे में बात करेंगे। ब्लड को किससे पढ़ेंगे? ब्लड को परिसंचरण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे सिलेबस हैं और सारे सिलेबस हमारे ये हैं। इसके अलावा भी और कुछ सिलेबस है। पप्पू, हमारा पे भरोसा काहे नहीं खे? परवेज आलम, जानते हो अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे ना आपको भी गुस्सा आएगा, इसलिए ऐसे अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं भाई। हाँ, उत्तक उत्तक उत्तक, कोशिका के बाद हम लोग उत्तक को पढ़ेंगे, ध्यान देना। यहाँ फिर कोशिका के बाद हम लोग उत्तक को पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में बात कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कोशिका के बाद ही हम लोग उत्तक को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे सलोनी वर्मा। अभी इसको लिखो ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, छठा हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तुम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, जो यानी ईवीएस के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आठवां में, आठवां आठवां ही है ना, छठा सातवां आठवां, हम लोग बात करेंगे जैव विकास एवं जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास। जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास, यही हमारे चैप्टर्स है। ठीक है, और कुछ छूटा है तो बताओ, और कुछ छूटा है तो बताओ भाई। सुजीत कुमार, वो तंत्रिका तंत्र में पढ़ा जाएगा। ठीक है, और कुछ बचेगा तो वो फिजिक्स में पढ़ा जाता है, आई के बारे में। आंख में कौन सा विकार होता है, दूरदृष्टि निकट दृष्टि सब पढ़ा जाता है उसमें। और जो तंत्रिका तंत्र में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया आंख के बारे में हम लोग तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे। विटामिन, पोषण में हम लोग विटामिन पढ़ते हैं, ध्यान देना। पोषण में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ? आई लव यू सर जी, आई लव यू टू, आपको भी। और कुछ छूटा हुआ नहीं? ये हमारी सिलेबस है और कल से हमारी चैप्टर, नए चैप्टर की शुरुआत होगी, जिस चैप्टर का नाम होगा सेल। कल से हम नए चैप्टर के साथ मिलूंगा आपसे, और कमेंट के साथ नहीं मिलूंगा, कमेंट आपके ऑफ रहेंगे। और उसके अंतर्गत हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनी मोर? प्रजनन को ही जनन बोलते हैं मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना प्रजनन।
उसी को तो जनरल बोलेंगे। आई के बारे में, आंख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में। बिल्कुल, जो छूटेगा उसको हम लोग यूट्यूब से कंप्लीट कर लेंगे भाई। यहाँ पे पढ़ो, यूट्यूब से देखो। यूट्यूब आप पढ़ोगे ना तो आपको चीजें रिवीजन होगी। ऑफलाइन क्लासेस पटना में नया टोला सेंटर पे चलता है। नया टोला सेंटर। हाँ रौनक परवीन, बिल्कुल। इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी तंत्र। हाँ, एक तो बहुत ही बड़ा चैप्टर हमारा बचा हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं जीवों का वर्गीकरण। भाई ये तो भूल कैसे सकते हैं, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसमें हम लोग पादप जगत, जंतु जगत, कवच जगत, मुनिरा, सबकी जगत के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आपके साथ पढ़ के अच्छा लगा सर। हाँ अच्छा लगेगा ही ना, पढ़ोगे तब तो अच्छा लगेगा ना भाई। सर यूट्यूब का टाइम क्या है, रात्रि को डेली हम 9:30 बजे, कभी 9 बजे आते हैं, कभी 9:30 बजे आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं। आते रहते हैं भाई। यूट्यूब से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक ही हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और पहला हमारा जो क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग बात करेंगे कल साइटोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में बात करेंगे। हमारे सेल है क्या, और हम मैंने पहले ही बता रखा है कि आपकी जो भी क्लासेज होंगी वो आपके पोर्शंस के अनुसार होगा। कि अगर मान लो कि आप जिस क्लास के लिए बैच को ज्वाइन किया, हम उसी क्लास के लेवल से मैं चीजों को पढ़ाऊंगा। तो इसमें आपको ज्यादा डीप जाना है, ज्यादा बाहर से जाना है, वो आपको सजेशन की जरूरत नहीं है, मेरे पास पता है मेरे को। ठीक है, ओके अंजलि जी। कल आपका सेल चैप्टर स्टार्ट होगा, और सेल चैप्टर में हम लोग चीजों को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल।